नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एनसीईआरटी की इस जीके जीएस व्याख्या सीरीज में। जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और इसमें साथ ही साथ 11th और 12th के कुछ टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि 11th 12th वाले सारे टॉपिक को नहीं पढ़ना है, परंतु कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि डाइजेशन हो गया। तो इन सभी टॉपिक से जो 11-12 का है वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रीवियस विगत वर्षों के हैं टीआरई 1 2 3 में वहां से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से देखने को मिले थे। तो हम लोग 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ 11th और 12th के भी सिलेक्टेड टॉपिक को कवर अप करते चलेंगे। तो इस सीरीज का ये होने वाला है क्लास नंबर 10th। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लास को कंप्लीट कर लिया है और कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी। इस क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी में आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 3। लगभग आप लोगों का इस सीरीज में 3000 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के सभी क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, साथ पीवाईक्यूज तो रहेंगे ही। और एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर से लाइन बाय लाइन जो भी फैक्ट रहेगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी फैक्ट को कवर अप किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कंप्लीट एनसीईआरटी की साइंस, जो कि प्राइमरी टीजीटी जूनियर में 6 से लेके 8 तक और पीजीटी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि जो बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड एससीईआरटी पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। तो आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी की कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, ये जो सेशन है किसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब कि किनको इस सेशन के अलावा साइंस में कुछ नहीं पढ़ना है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मात्र एनसीईआरटी नहीं एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों का आता है जीएस वाला पोर्शन, जिसका जैसे कि मैथ और साइंस सब्जेक्ट नहीं है, जिसको केवल जीएस के लिए साइंस पढ़ना है, तो जीएस के लिए साइंस में आप लोग केवल 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी प्लस बीपीएससी के टीआरई 1 2 3 के पीवाईक्यूज बना लीजिए, इनफ है। अगर आप केवल 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कर ले रहे हो तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप 8 में 8 प्रश्न बना लोगे, वरना 7 प्रश्न गारंटी में दे रहा। जो 7 प्रश्न है केवल 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बना लोगे। एक प्रश्न क्या पता है कि थोड़ा उसका डिफिकल्ट लेवल कर दे, परंतु जो टीआरई 1 2 3 का पैटर्न रहा है, सारे 8 के 8 प्रश्न जीएस वाले सेक्शन में एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। इसके साथ देखिए, जो प्राइमरी वाले हैं, प्राइमरी में साइंस का लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछा जाता है। तो 20 प्रश्न केवल आप लोग 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ के और पीवाईक्यू पढ़ के नहीं बना पाओगे। आप लोग पीवाईक्यू और साथ ही साथ 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बीपीएससी के सभी पीवाईक्यू और 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी, तो आपका यहाँ पर 10 से लेकर 12 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। परंतु जो आपका अभी भी बच रहा एक्स्ट्रा 8 प्रश्न, उस एक्स्ट्रा 8 प्रश्न के लिए जो बीपीएससी में साइंस का सिलेबस है एनसीईआरटी के अलावा, जैसे आपको पता है कि सारा कंटेंट 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी को, मैंने सिलेक्शन भी लिया है, तो मैं आप लोगों से कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचना है कि एनसीईआरटी बैच, फाउंडेशन बैच तो इनरोल कर लो, नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू पढ़ने से प्राइमरी में इतने प्रश्न बनेंगे, 8 प्रश्न के लिए आपको अलग से जितने भी टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह जूनियर मैथ एंड साइंस में, इसमें भी आप लोग एनसीईआरटी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद केवल आप लोग 20 प्रश्न बना लोगे, 20 से लेके 22 प्रश्न। बाकी की जो 18 प्रश्न है उसके लिए जो आप लोगों का साइंस का सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा सिलेबस 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इवन आप कंक्लूड कर लोगे 11th और 12th के भी। इसी तरह टीजीटी में भी 6 से लेकर 10 तक और प्रीवियस ईयर का पढ़ने के बाद लगभग आप 30 प्रश्न बना लोगे। और पीजीटी में मान के चलिए कि 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ज्यादा नहीं, आप लोगों का लगभग 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। रियलिटी बता रहा है, क्योंकि ये हार्ड लेवल का है, इसका टॉपिक ब्रॉड है, इसमें तो 11th 12th भी पढ़ना पड़ेगा और अलग से जो सिलेबस है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो सीरीज है इसको अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा। और मैं इस सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, केवल आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना है। मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है किस
तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, केवल आप हमारे इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, मैं हूं या कोई अन्य टीचर है आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रहा अच्छी चीज है, परंतु एक बार आप खुद से कोशिश करिए कि मार्केट में जाइए, बुक परचेज कर लीजिए एनसीईआरटी का, पीडीएफ नहीं। पीडीएफ भले ही आपको प्ले स्टोर पे फ्री में मिल जाए बहुत सारे एप्लीकेशन पर, परंतु आप खुद से जाइए मार्केट में एनसीईआरटी का बुक परचेज करिए, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी पढ़ाए, उनसे पढ़ने के बाद आप खुद से पढ़ने का कोशिश करिए और भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी बात है, परंतु आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी में 2022 वाला एडिशन है, चैप्टर 3 उसमें पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इजी है, तो आज क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग 20 में से 20 प्रश्न बना लोगे। और बहुत से लोगों को मुझे पता है 20 में 20 आज इस सेशन में बनाएंगे, और सेशन बहुत छोटा भी होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर अप होंगे। चैप्टर 3 उष्मा है। उष्मा क्या है? गर्म और ठंडा की अनुभूति, तापमान का मापन, थर्मामीटर के प्रकार, क्लिनिकल थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, और क्लिनिकल थर्मामीटर का निर्माण और उपयोग, प्रयोगशाला थर्मामीटर का निर्माण और उपयोग। परंतु निर्माण आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल इसमें से एक किंक शब्द है, किंक शब्द ही पूछा जाता है। तापमान मापने की सावधानियां, ये भी आपसे प्रिकॉशन नहीं पूछा जाएगा। उष्मा का स्थानांतरण ये पूछा जाएगा, कितने प्रकार से होता है, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन। फिर उष्मा का चालन, उष्मा का संवहन, उष्मा का विकिरण, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे और खराब उष्मा चालक पढ़ लेंगे, परंतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिक सा चीज है, आप सभी को पता ही होगा। काले और चमकीले पृष्ठ का प्रभाव बहुत बेसिक है। दैनिक जीवन में उष्मा का स्थानांतरण, तो 7 इधर 7 इधर, टोटल 14 टॉपिक है। 14 टॉपिक में से मान के चलो कि 2 ही 3 टॉपिक काम के हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत आज के सेशन में इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट हम लोग फटाफट सभी 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बिना आपका समय को वेस्ट किए। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन है, और मैं गारंटी देता हूं कि पहले क्वेश्चन में आप लोग क्लीन बोल्ड हो जाओगे। ठीक, पहला क्वेश्चन, हम अपने हाथों से किसी वस्तु का तापमान सही सही क्यों नहीं माप सकते हैं? तो आपको पता है हम अपने हाथों से किसी भी वस्तु का तापमान सही सही नहीं माप सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि स्पर्श संवेदना विश्वसनीय नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे हाथों का स्पर्श है, जैसे हम किसी चीज को छू कर बता सकते हैं ठंडा है कि गर्म है, परंतु हम उसका एग्जैक्ट पैमाना नहीं बता सकते कि कितना ठंडा कितना गर्म। जैसे कि मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास में हॉट वाटर है, तो बस मैं महसूस करके बता सकता हूं कि पानी गर्म है, कितना गर्म है ये नहीं बता सकता। इसी तरह कोई वस्तु ठंडा है तो बताऊंगा केवल ठंडा है, कितना ठंडा गर्म है उसको नहीं बता सकते हैं। तो देखिए ये रीजन सही है। अब अगला, क्योंकि हाथ उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। देखिए जो हाथ होता है उष्मा के अच्छे चालक भी होते हैं। आप कैसे? आप 2 बर्तन लीजिए, एक बर्तन में गर्म पानी को रखिए और एक बर्तन में ठंडे पानी को रखिए, दोनों हाथ पानी में डाल दीजिए, तो देखेंगे जब गर्म वाले पानी में से हाथ बाहर निकालोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, और ठंडे वाले पानी में से आप हाथ बाहर निकालोगे तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो हाथ है उष्मा का चालक है। बी भी सही है, क्योंकि त्वचा का तापमान बदल सकता है। जी बिल्कुल, जैसे हम किसी वस्तु का सही सही तापमान नहीं नाप सकते। जैसे कि हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, परंतु वो फिक्स नहीं रहता है। अगर ठंडी का मौसम है तो हमारी बॉडी का तापमान गिर जाएगा, गर्मी का मौसम है तो हमारी बॉडी का तापमान ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो त्वचा का तापमान है बदलता रहता, फिक्स नहीं है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी होगा। और देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 90% लोग इस क्वेश्चन में क्लीन बोल्ड हो चुके होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है परंतु कंफ्यूजिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सामान्य मानव शरीर का तापमान माना जाता है? तो आप सभी को पता है सामान्य मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन में 310 केल्विन। फार्मूला क्या होता है? C/5 इक्वल्स टू F-32/9, और C की वैल्यू क्या हो गया फ़ारेनहाइट में, तो क्या होगा 9C/5 प्लस
32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, सी की वैल्यू कितना हो गया 37, 9 इंटू 37 अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल्स टू एफ, 5 से डिवाइड करो, 9 इंटू 5 सत्ते 35, 2 5 का 20 प्लस 32 प्लस 32, अब इसको ऐड कर लो, 6 2 8 6 3 9, 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया। तो हमने सेल्सियस को कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में, 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 37 ऐड करने के बाद आ जाएगा 310 केल्विन। केल्विन में कितना होगा 310, तो हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37, 98.6 एंड केल्विन में 310, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, आंसर डी इसका सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, क्लिनिकल थर्मामीटर का सामान्य तापमान परास क्या होता है? मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर भी, तो इसका जो रेंज क्या होता है, रेंज मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना नाप सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना नाप सकता है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस तो पानी का हिमांक होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक होता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है या क्लिनिकल 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है प्रयोगशाला तापमापी। क्या होता है ये? प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। परंतु इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको आप लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो कि कितना होगा बताइए। जैसे देखिए सेल्सियस में इसका जो फ़ारेनहाइट में रेंज होता है 94 से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक, 94 टू 108 फ़ारेनहाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन उलझाने के लिए पूछ सकता है कि जो आप लोगों का डॉक्टरी थर्मामीटर है फ़ारेनहाइट में उसका रेंज क्या होता है। अगला प्रश्न देखिए एनसीईआरटी में दिया था परंतु सही से आप लोगों का स्लाइड नहीं तैयार हो पाया है, एक के ऊपर एक ओवरले हो गया है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी वाला -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 35 से 42 तक हम लोग का डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और 0 से 50 तक कोई भी थर्मामीटर नहीं होता है। अगला प्रश्न, अब देखिए फ्रेंड्स, अब प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज -10 से 110 तक। अब इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों वाला, अब ये तो मैं नहीं करूंगा कि एनसीईआरटी का जो स्लाइड है उसको स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पर दिखाऊं, मतलब तो बचकानी हरकतें हो गई। अब इतना भी हम लोग बच्चे नहीं रह गए कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग एनसीईआरटी का पेज पलट के देखिए, जो चीजें फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का, उसी स्लाइड को हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ऐसा नहीं कि 6वीं 7वीं के बच्चे ही बन जाए, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हर एक स्लाइड को एनसीईआरटी का उठा के देखने लगे, तब तो हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रह जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, जी बिल्कुल। अब किंक क्या होता है पहले हम लोग इसको समझेंगे। ये जानिए कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है डॉक्टरी, उसमें किंक होता है। किंक पारे को वापस बल्ब में लौटने से रोकता है, जी बिल्कुल। किंक जो होता है पारे को वापस बल्ब में लौटने से रोकता है। और थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? तो थर्मामीटर में पारा भरा जाता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही है। अब देखते हैं किंक होता क्या है। किंक क्या होता है? किंक थर्मामीटर के बल्ब के ठीक ऊपर बना एक सकरा मोड़ होता है। किंक क्या होता है? कुछ नहीं, एक सकरा मोड़ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डॉक्टरी थर्मामीटर है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मोड़ है, इस तरह से वी शेप में सकरा मोड़ है। अब ये क्यों होता है? यह क्लिनिकल थर्मामीटर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। किंक की आवश्यकता क्यों होती है? जब थर्मामीटर को मुंह या बगल में रखा जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर रखते हैं या तो मुंह में रखते हैं, तो शरीर की उष्मा से पारा फैलता है। थर्मामीटर में यूज किया जाता है पारा। पारा को जब हीट देंगे तो वो फैलेगा और ऊपर चढ़ जाता है। थर्मामीटर को बाहर निकालने पर पारा ठंडा होकर वापस
नीचे गिरने लगता है। अब देखिए जब किंक नहीं रहेगा, मान के चलो कि थर्मामीटर ये है, मान के थर्मामीटर इसी तरह होता है, हमने अपने मुंह में रख लिया या बॉडी पे रख लिया, जैसे गर्म होकर पारा ऊपर चढ़ेगा, अगर किंक नहीं रहेगा तो हम बाहर निकालेंगे तुरंत पारा हमारा नीचे गिर जाएगा, तो हम उसका रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो उस पारे को रोकने के लिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें किंक यूज किया जाता है। किंक एक प्रकार का सकरा मोड़ होता है जो पारे को तुरंत नीचे नहीं उतरने देता है। इसीलिए देखते हैं जब डॉक्टर हमारा रीडिंग लेता है, फिर जब रीडिंग पढ़ने के बाद क्या करेगा, उस पारे को नीचे उतारने के लिए ऐसे ऐसे झटकता है, झटकने से पारा नीचे चला जाएगा नॉर्मल मोड में। फिर किसी दूसरे पेशेंट का हम लोग टेम्परेचर चेक कर लेंगे। किंक पारे को तुरंत वापस बल्ब में जाने से रोकता है, जी बिल्कुल, जिससे तापमान की रीडिंग स्थिर रहती है। हम थर्मामीटर बाहर निकालकर सही तापमान पढ़ सकते हैं। अगर किंक नहीं रहेगा तो जो हमारा पारा चढ़ा हुआ है वो पीछे आ जाएगा और हम रीडिंग उसका नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और इसका जो रेंज है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, या फारेनहाइट में 94 टू 108 फारेनहाइट होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, ज्यादातर मेटल ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और नॉन मेटल ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। तो लकड़ी प्लास्टिक नॉन मेटल है, ऊष्मा का चालक नहीं होगा। यहाँ पे पूछा ऊष्मा का अच्छा चालक, तो कॉपर ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। परंतु देखिए कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं, जैसे कि एक मेटल का नाम जानिए, पीबी लेड। पीबी जो लेड है शीशा, ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, मतलब ऊष्मा का चालन करेगा परंतु बहुत ही कम करता है, अच्छे प्रकार का कंडक्टर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो लेड होता है एक प्रकार का मेटल है, ऊष्मा का अच्छा चालन नहीं करता है। निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो जितने भी नॉन मेटल है ऊष्मा का कुचालक, लोहा चांदी मेटल है ऊष्मा के चालक है, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होगा। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किस विधि से होता है? अब देखिए ऊष्मा के जो 3 विधि हम लोग पढ़ेंगे, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा यानी कि उसका ट्रांसफर, जो ऊष्मा का ट्रांसफर होगा 3 मेथड द्वारा होगा। एक होता है कंडक्शन चालन, कन्वेक्शन संवहन, विकिरण रेडिएशन। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे कि जो चालन होता है ये ठोस में पाया जाता है कंडक्शन विधि द्वारा। ये मेटल का पेन है, अब यहाँ पर मैंने इसको गैस सिलेंडर पे ले गया, गैस जल रहा बर्नर, और मैं इसको यहाँ पर पकड़े रहूं, धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा दूसरा जो सिरा है वो गर्म हो जाएगा। ये कौन सा विधि होता है? कंडक्शन। जो कंडक्शन या चालन विधि होता है ठोस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे कि एनसीईआरटी में दे भी रखा है, यहाँ पर हमारे पास एक लोहे की छड़ है, इस धातु की छड़ है, इसको ईंट में हमने दबा दिया 2 ईंट के बीच, और यहाँ पे मोमबत्ती जला दिया। तो जब मोमबत्ती नीचे जलेगा तो धीरे धीरे देखेंगे जो गर्म वाला सिरा पहला है, धीरे धीरे चालन के माध्यम से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसमें जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको हीट देगा, ये इसको हीट देगा, ये इसको हीट देगा, ये इसको हीट देगा, मतलब बगल वाला पार्टिकल बगल वाले को हीट देता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चालन या कंडक्शन। ये होता है ठोस में। अब संवहन क्या होता है? जो संवहन होता है ये द्रव में पाया जाता है, लिक्विड में और एंड एयर में पाया जाता है। लिक्विड एंड एयर में संवहन कन्वेक्शन विधि द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? जैसे कि एक पानी यहाँ पर गर्म है, जब हम लोग गैस पे पानी गर्म करते हैं तो जब नीचे से बर्नर ऑन करोगे तो जो पानी गर्म होगा, गर्म वाला पानी ऊपर उठ जाएगा और ठंडा वाला पानी नीचे आएगा। तो यहाँ पे प्लेस चेंज होगा, स्थान चेंज होता है, जो पार्टिकल्स है अणुओं का इसमें स्थान चेंज होगा। तो संवहन में जो गर्म वाला पानी है ऊपर चला जाएगा, रेड से दिखा देता हूं गर्म वाले को, जो गर्म वाला पानी ऊपर चला जाएगा और ठंडा वाला पानी नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं संवहन या कन्वेक्शन। तो जो संवहन विधि है ये द्रव में होता है और हवा में भी होता है। वायु में ऊष्मा का वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हवा होता है, हवा में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है।
हवा में कौन सी विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि जब हम रूम में रहते हैं तो रूम में जो हमारा नीचे का गर्म हवा है ऊपर चला जाता है और ठंडी हवा नीचे आती है अपने आप, इसको बोलते हैं संवहन। और एक होता है रेडिएशन, विकिरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? तो ठोसों में चालन विधि द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है रेडिएशन विधि द्वारा आती है। अगला प्रश्न, तरलों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? अभी मैंने बताया जो लिक्विड एंड गैसेस में ऊष्मा का स्थानांतरण कन्वेक्शन, संवहन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था जो हवा हो गया इसमें संवहन द्वारा होगा, और जो लिक्विड है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा रेडिएशन यानी कि विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी रेडिएशन हो जाएगा। नो नीड टू मीडियम, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है रेडिएशन के लिए। सूर्य का जो हीट, जैसे मान के चलिए कि रेडिएशन और कहां पर होगा, हम ठंडियों में ओलाव जलाते हैं, अलाव को जलाने के बाद जो हम लोग हाथ सेकते हैं तो वहां पर भी जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन विधि द्वारा। कथन, धातु के बर्तनों में लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, जो मेटल के बर्तन होते हैं उसमें लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल लगाए जाते हैं। जैसे जो हमारा घरों में पैन होता है, पैन पे देखोगे जो उसके हैंडल पे प्लास्टिक या लकड़ी का आवरण चढ़ा होता है। लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही। आर सही व्याख्या करता है। आप लोग बोर मत होइएगा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 की है, क्वेश्चन ही आसान है तो इसमें मैं क्या करूं। अब देखिए यहाँ पर भी चालक कुचालक दिया है तो मैं इतना स्टैंडर्ड कम नहीं करूंगा अपना भी और आप लोगों का भी कि चालक और कुचालक को मैं एनसीईआरटी का स्लाइड यहाँ पर दिखाऊं, तब फिर आप डिजर्व नहीं करते हो नौकरी पाना। मतलब स्टैंडर्ड ऊंचा करना पड़ेगा, जिसकी जरूरत हो उसी एनसीईआरटी स्लाइड को लगाया जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है, देखिए चांदी भी मेटल है, लोहा भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, परंतु जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है इसमें कौन सा है? चांदी है, चांदी। तो देखिए मेटल्स में जो सिल्वर हो गया, फिर इसके बाद आ जाएगा हम लोगों का कॉपर, सिल्वर के बाद कॉपर आ जाएगा, फिर एल्युमिनियम आ जाएगा, फिर हम लोगों का आयरन आ जाएगा। जो ऊष्मा के चालक जो होते हैं सबसे जो अच्छा ऊष्मा का चालन होगा सिल्वर में, फिर कॉपर में, फिर एल्युमिनियम में, फिर आयरन में। आप सभी को पता है, अभी आप लोग न्यूज देखते होंगे तो सिल्वर का बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। सिल्वर का डिमांड क्यों है? इसके इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के कारण। जो अभी मॉडर्न एरा में एआई यूज हो रहा, जो ईवी कार्स आ रहे हैं, ईवी की जो बैटरियां बनती है उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए सिल्वर का यूज किया जाता है। जैसे कि मान के चलो कि एक नॉर्मल जो कार है बिना ईवी वाली, तो उसमें जितने भी अप्लायंसेस है इलेक्ट्रिकल, मान के चलो कि लगभग सिल्वर लगता है, मान के चलो 200 या 250 ग्राम, 200 या 250 ग्राम। परंतु जो ईवी कार्स है, ईवी कार्स में अगर एक हाई स्टैंडर्ड लेवल का है तो उसमें जो सिल्वर का कंजम्पशन होगा लगभग 1.5 से 2 केजी तक। तो समझ लो कितना ह्यूज डिमांड, एक कार में 2 केजी सिल्वर यूज होगा। तो बहुत सारे फैक्टर है, बस मैं मोटा मोटा बता रहा। हम लोगों को यहाँ पर शेयर मार्केट की पढ़ाई नहीं करनी है तो इस पर ज्यादा नहीं हम लोग जाएंगे, परंतु जो इसका डिमांड बढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के कारण। इसमें एक और फैक्ट है, जो हम लोगों का गोल्ड होता है, गोल्ड ज्वेलरी में यूज होता है। आप देखो सिल्वर और गोल्ड में यूज क्या है, गोल्ड को रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे कि गोल्ड का जो मेजर यूज होता है ज्वेलरी में, तो ज्वेलरी को आप दोबारा से यूज कर सकते हो, परंतु जो हमारा सिल्वर है इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्री में जाता है। अब इंडस्ट्रियल यूज में जो चीज जाता है जल्दी हम लोग उसको गार्बेज से कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलो कि एक हाई वेरिएंट का फोन है, तो उसमें जो स्पीड लाने के लिए
गोल्ड का यूज किया जाएगा या तो सिल्वर का, तो गोल्ड ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा तो यूज करेंगे सिल्वर। जब एक समय के बाद फोन खराब भी हो जाएगा तो उसमें से सिल्वर हम लोग नहीं निकालेंगे। एआई की जो मशीनें हैं उसमें से सिल्वर नहीं निकालेंगे। जो इंडस्ट्रियल यूज में सिल्वर यूज हो रहा, जब एक समय के बाद जब वो गार्बेज में चला जाएगा तो हम लोग सिल्वर को जल्दी रिसाइकल नहीं कर सकते। तो जो पृथ्वी से सिल्वर निकल रहा, लगभग इसका जो 40% है हम लोगों का गार्बेज में स्टोर है। 40% सिल्वर गार्बेज में स्टोर है, मतलब हम इसको दोबारा से कंज्यूम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्टर है, हम लोगों को इसमें नहीं जाना है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। काले रंग के वस्त्र सर्दियों में अधिक उपयोगी क्यों होते हैं? जो काले रंग के वस्त्र होते हैं जो सर्दी यानी कि ठंडियों में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, सभी को पता होगा। वे उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, अच्छी सही बात है। जो डार्क कलर होता है इसमें से ब्लैक होता है, उष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। वे उष्मा को अधिक परावर्तित करते नहीं। जो लाइट कलर्स होते हैं वो उष्मा को परावर्तित करेंगे, वे उष्मा के कुचालक होते हैं। गलत। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में, मैं पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा। टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए, टीन के दो डिब्बे लिया, इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए। तो देखो एक के बाहरी पृष्ठ को हम लोगों ने ब्लैक कर दिया और दूसरे को हमने सफेद पेंट कर दिया। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए। मान के चलो कि 1 लीटर इसमें जल भर दिया और 1 लीटर इसमें भी जल भर दिया। उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पाएंगे। जल अधिक गर्म है। यहाँ पे पूछा है किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर आप दोनों के ताप में अंतर महसूस कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लैक वाला बर्तन है उसमें जल अधिक गर्म होगा, सफेद वाले बर्तन में जल कम गर्म होगा। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? इसलिए क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं और सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखना होता है तो डार्क कलर उष्मा को अवशोषित करेंगे जो हमारे लिए कंफर्टेबल होंगे। जो लाइट कलर होते हैं वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित नहीं करते हैं। गर्मियों में हम लोग पहनते हैं लाइट कलर के कपड़े, ज्यादा रिकमेंड करते हैं सफेद, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी पड़ेगा तो सफेद क्या है, ज्यादा उष्मा को परावर्तित कर देगा। अगला प्रश्न, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों उचित माना जाता है? गर्मियों में सफेद कपड़े या जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ज्यादा हीट को अवशोषित नहीं करेंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा उष्मा स्थानांतरण का उदाहरण है? धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म होना। तो ये हम लोगों का कौन सा विधि हो गया? ये हम लोगों का हो गया चालन, हो गया चालन विधि हो गया। पानी का उबलते समय ऊपर उठना, ये हो गया संवहन, कन्वेक्शन विधि। संवहन हो गया कंडक्शन, कन्वेक्शन। सूर्य की गर्मी महसूस होना, ये हो गया रेडिएशन, रेडिएशन हो गया। तो देख लीजिए उष्मा स्थानांतरण की कौन कौन सी उदाहरण है। तो ए बी सी तीनों उष्मा स्थानांतरण की विधि है। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी, आंसर डी, क्योंकि ये जो ऑप्शन ए बी सी है तीनों उष्मा स्थानांतरण के विधि हैं। अगला प्रश्न, कथन प्रयोगशाला थर्मामीटर को झटका नहीं दिया जाता, इसमें किंक नहीं होता। जी बिल्कुल, जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होते हैं उसको झटका नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें किंक नहीं होता। आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को, जो किंक होता है किंक केवल पाया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर में, प्रयोगशाला थर्मामीटर में किंक नहीं पाया जाता। जैसे कि मान के चलो मैं लेबोरेटरी में हूँ और किसी सब्सटेंस का मुझे टेम्परेचर चेक करना है, ये पानी है, इस पानी का टेम्परेचर चेक करना है तो मैं थर्मामीटर क्या है कि उस पानी के अंदर डाल दूंगा। जैसे ही जो हमारे पास प्रयोगशाला थर्मामीटर हमारे आंख के सामने है तो हम उसका रीडिंग नोट कर लेंगे, उसमें किंक की कोई आवश्यकता नहीं है। किंक की आवश्यकता डॉक्टरी थर्मामीटर में क्यों है? जैसे हमने यहाँ पर अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक किया, अब इसमें किंक नहीं रहेगा, निकालेंगे बाहर तो जो पारा नीचे उतर जाएगा तो सही रीडिंग नहीं मिलेगी। परंतु जो प्रयोगशाला वाला होता है वो हमारी आंखों के सामने होता है तो उसमें किंक की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। टेम्परेचर जो भी रहेगा हम उसको नोट कर लेंगे फिर उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए प्रयोगशाला में किंक की आवश्यकता नहीं होती। जब किंक नहीं है तो उसको हमें झटका भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पारा को नीचे उतारने के लिए। दोनों सही तथा आर सही व्याख्या करता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किंक केवल पाया जाएगा डॉक्टरी थर्मामीटर में, प्रयोगशाला थर्मामीटर में नहीं। तो देखिए ये हम लोगों का प्रयोगशाला, सॉरी,
डॉक्टरी थर्मामीटर है, प्रयोगशाला थर्मामीटर नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा के विकिरण का उदाहरण है? तो ऊष्मा के विकिरण का आग के पास बैठकर गर्मी महसूस करना। जी बिल्कुल, आग के पास जो हम लोग हाथ सेकते हैं वो ऊष्मा का रेडिएशन विधि द्वारा हमको हीट मिलती है। तो ऑप्शन ए पानी का उबलना, ये हो गया कन्वेक्शन हो गया, पानी का उबलना। धातु का गर्म होना, ये हो गया कंडक्शन। तो इसमें जो सही आंसर होगा 17 का ए। 18 समुद्री समीर किस कारण उत्पन्न होती है? समुद्री समीर किस कारण उत्पन्न होता है? रेडिएशन द्वारा या चालन द्वारा या संवहन द्वारा? तो जो समुद्री समीर होता है ये उत्पन्न होता है संवहन द्वारा, कन्वेक्शन द्वारा। अब ये कैसे होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिए। क्लास 7 की एनसीईआरटी में इस टॉपिक से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। एक होता है स्थल समीर, एक होता है समुद्री समीर। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, दोनों जो होते हैं ब्रिजेज यानी कि समीर, समुद्री समीर, स्थल समीर, दोनों का जो फॉर्मेशन होता है संवहन द्वारा। अब देखते हैं संवहन द्वारा कैसे होता है। इसके पहले एनसीईआरटी क्या कह रही? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय जो स्थल यानी कि जमीन है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। आपको पता होगा जो पानी होता है, पानी का लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पानी को गर्म करने के लिए ज्यादा मात्रा में ऊष्मा चाहिए, क्योंकि उसका जो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट है ज्यादा होता है। तो पानी जो है उसको गर्म करने के लिए ज्यादा मात्रा में हीट चाहिए, वो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा। जब पानी ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो उसको ठंडा होने के लिए भी ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, लेटेंट हीट, उसने ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित किया है, तो समय ज्यादा लगेगा उसको ठंडा होने में, क्योंकि धीरे 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 वो ऊष्मा को निकालेगा। तो इसलिए देखिए दिन के समय में जो सूर्य से रोशनी आती है उसमें हमारा जो जमीन है इसकी लेटेंट हीट यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता, लेटेंट हीट और कुछ नहीं, ऊष्मा को अवशोषित करना। मतलब कोई वस्तु कितनी ऊष्मा को अपने अंदर स्टोर करके रखेगी, तो अपने अंदर ऊष्मा को सबसे ज्यादा स्टोर करके रखती है वाटर। जो जमीन है वाटर की तुलना में कम स्टोर करती है। तो इसलिए जब समुद्र दिन के समय में समुद्र जल्दी गर्म नहीं होगा और हमारा जमीन गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद क्या होगा? जैसे कि देखिए हमारा जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा और ये ठंडा ही रहेगा। तो ठंडा ही रहेगा। आपको पता होगा हवा की प्रॉपर्टी क्या होती है? गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडा हवा गर्म हवा की जगह चला जाएगा। तो दिन के समय में जल्दी ये गर्म हो जाएगा, यहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इमेज में, देखिए यहाँ की जो गर्म हवा है ऊपर उठ गई और जो समुद्र की ठंडी हवा है वो गर्म हवा के स्थान पे जाएगी। तो इसीलिए दोपहर के समय में समुद्र से स्थल की ओर हवा जाती है, इसी को बोलते हैं समुद्री समीर। समुद्र से स्थल की ओर हवा जाती है दोपहर के समय में, इसको बोलते हैं समुद्री समीर, सी ब्रिज। अब एनसीईआरटी क्या कह रही? स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। तो समुद्री समीर समझ लिए, गर्म वाला जाएगा ऊपर और ठंडा वाला ये आएगा, यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। तो देखो गर्म वाले की जगह पर ठंडा वाली हवा गई, गर्म की जगह ठंडी हवा गई, तो ये हवा का मतलब जो हवा के मॉलिक्यूल से, हवा के जो पार्टिकल्स है, इन्होंने अपना स्थान चेंज किया। जहां पर भी स्थान चेंज होगा पार्टिकल्स का, वहां पर कौन सा विधि होगा? कन्वेक्शन यानी कि संवहन होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह देखिए थल समीर, एक चीज नोट करिएगा, जो समुद्री समीर है हमेशा दोपहर के समय होगा, थल समीर लैंड ब्रिज हमेशा रात के समय होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोपहर के समय में जब सूर्य से पानी धीरे धीरे उष्मा लेकर गर्म हुआ है, उसका लेटेंट हीट ज्यादा है और जो जमीन है जल्दी गर्म हो गया। जैसे ही रात होगा तो पृथ्वी हमारी जो है जल्दी गर्म होगी, उसका लेटेंट हीट कम है। तो जैसे ही रात्रि होगा लेटेंट हीट कम है, तो जो थोड़ा बहुत उष्मा अपने पास स्टोर किया है बाहर जल्दी से रिलीज कर देगा और पृथ्वी हमारी जल्दी ठंडी हो जाएगी। जो जमीन है पानी ने ज्यादा उष्मा को स्टोर किया है तो उसको ज्यादा समय भी लगेगा। तो रात के समय में हमारा जो जमीन है ये ठंडा हो जाता है, जमीन ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने उष्मा को कम अवशोषित किया है और जो पानी है ये
गर्म रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अब रात के समय समुद्र गर्म, स्थल ठंडा हो गया। समुद्र का गर्म हवा ऊपर जाएगा और स्थल की जो ठंडी हवा है समुद्र की तरफ आएगी। तो थल समीर होता है, थल से यानी जमीन से हवा समुद्र की ओर जाना। थल समीर हमेशा रात के समय होगा, समुद्री समीर हमेशा दोपहर के समय होगा। और यही एनसीईआरटी भी कहना चाह रहा। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि थल समीर स्थल समीर अच्छे से समझ आया होगा। और दोनों में जो प्रोसेस होता है हम लोगों का कन्वेक्शन होता है, संवहन विधि द्वारा होता है, क्योंकि इसमें जो एयर के मॉलिक्यूल से वो स्थान चेंज कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा उष्मा का कुचालक है? तो देखिए जो उष्मा का कुचालक हो गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हवा है, हवा हीट का कुचालक है उष्मा का। हवा बिल्कुल सही है। उष्मा का कुचालक जो ऊन है, हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो ऊन भी उष्मा का कुचालक है। और जो हमारे घर में बर्तन होते हैं किचन में, उसके हैंडल पे जो रबड़ चढ़ाया जाता है या प्लास्टिक चढ़ाया जाता है, तो रबड़ क्या है? इंसुलेटर होता है, ये भी कुचालक है। हवा, ऊन, रबड़ तीनों उष्मा के कुचालक है। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा, जो एयर है उष्मा का कुचालक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कथन, थर्मस फ्लास्क में रखा द्रव लंबे समय तक गर्म रहता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो थर्मस वाला बॉटल है, इसमें लंबे समय तक गर्म रहेगा, क्योंकि इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। इसको जो बनाया जाता है थर्मस को, इंसुलेटर प्रकार का। थर्मस में उष्मा के स्थानांतरण को थर्मस में उष्मा के स्थानांतरण को कम कर दिया जाता है। तो जी बिल्कुल, इसको इस तरह से बनाया जाता है इंसुलेटर की भांति, ताकि ये हीट का ट्रांसफर कम से कम करे। कथन और कारण दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसान क्वेश्चन थे, ज्यादातर लोगों ने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया होगा। मान के चलिए कि अगर 90 आउट ऑफ 20 है तो भी ठीक है, परंतु इस वाले सेशन में आप लोगों का 20 में से 19 से कम तो नहीं होना चाहिए। अगर 18, 17, 16 रहा तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, अभी आपको और मेहनत करना है। अभी आप जो कंपटीशन है, कंपटीशन से बहुत पीछे हैं। और इसके साथ आपको फ्रेंड्स पता है कि पिछले 2 क्लास का मैंने बोर्ड पीडीएफ नहीं दिया था, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा ऑलरेडी आपके पास पिछले दोनों क्लास का बोर्ड पीडीएफ पहुंच चुका होगा। मॉक टेस्ट का लिंक भी इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है, जितने लोग नए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसका बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को डेली बेसिस पे कंटिन्यू वॉच करिए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, जरूर फीडबैक दीजिए। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा टीआरई 4 में सिलेक्शन दिलाने के लिए। कंटेंट भी आप लोगों को मैं नंबर 1 का दे रहा। पूरे यूट्यूब पे घूम के आइए, कहीं से भी एनसीईआरटी में इस तरह से एमसीक्यू कोई नहीं बनाया होगा, ना कोई इस तरह से पढ़ा रहा होगा, क्योंकि मैंने भी सभी लोगों का एनालिसिस किया, तब मैं बोलने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आप लोगों को बोल पा रहा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, नए व्यूअर हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरह मैं आप लोगों को टीआरई 4 की जर्नी में बहुत मदद करूंगा। जीएस में मेरा टारगेट है आप लोगों को 30 प्लस स्कोर कराना। देखिए मैं कोई फॉर्मूला क्रिएट नहीं करूंगा कि 35 प्लस दिलाना है, 30 प्लस आप लोगों को जीएस वाले सेक्शन में दिलाना है, और साइंस में फुल स्कोर भी दिलाने की कोशिश करना है। तो वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं हम लोग क्लास 11 में एनसीईआरटी के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।